रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह। अगले आधे घंटे में हम ओवल ऑफिस में ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच हुई हालिया झड़प के बाद यूरोप में जियोपॉलिटिकल बदलाव के बारे में बात करेंगे। इसमें आगे क्या हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और संभावित जियोपॉलिटिकल बदलाव के इन शुरुआती लक्षणों के बीच रक्षा और स्ट्रेटेजिक स्तर पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच क्या आप आगे देख सकते हैं, इसके ऊपर भी हम विश्लेषण करेंगे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख काफी समय से लड़ाकू विमानों की संख्या को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त करते रहे हैं और उन्होंने हाल ही में टिप्पणी की कि हमें हर साल 30 से 40 विमानों की आवश्यकता है, जो इस संकट को और भी रेखांकित करता है। ये चिंताएं कितनी गंभीर है, आगे का रास्ता क्या है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी ओर भारत की निजी रक्षा कंपनी भारत फौज ने दावा किया है कि वो भारतीय सेना की आर्टिलरी गन की जरूरतों को हर तरह से पूरा कर सकते हैं और दक्षिणी कोरिया के K9 वज्रा की खरीदारी जरूरी नहीं थी। तो क्या इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है या इन दावों में कुछ है दम? तो आइए इन सभी विषयों पर गहराई से विश्लेषण करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में हुए हालिया टकराव ने यूरोपीय जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। टीवी पर दुनिया ने देखा कि कैसे सैन्य सहायता, यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक भूमिका और नेटो पर व्यापक कमिटमेंट को लेकर तनाव बढ़ा। इन सब ने यूरोप की डिफेंस डायनेमिक्स और अमेरिकी समर्थन पर भरोसे के बारे में बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटनाक्रम गठबंधनों, रक्षा नीतियों और यूरोपीय महाद्वीप की कूटनीतिक प्राथमिकताओं को नया आकार दिया है, जैसे यूरोप की जियोपॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are seeing... ट्रंप ज़ेलेंस्की टकराव ने मौजूदा ट्रांस अटलांटिक तनाव को और बढ़ा दिया है। यूरोपीय सुरक्षा के प्रति ट्रंप का दृष्टिकोण लंबे समय से नाटो पर संदेह, यूरोपीय रक्षा खर्च में वृद्धि की मांग और गठबंधनों के प्रति लेन-देन के दृष्टिकोण से चिन्हित है। यूक्रेन में स्थायी सैन्य सहायता की मांग के प्रति उनका असंतोष अमेरिकी झिझक को दर्शाता है, जो यूरोपीय सुरक्षा का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस विवाद में अमेरिकी विदेश नीति की अनिश्चितता के बारे में यूरोपीय चिंताओं को और मजबूत कर दिया है, जबकि बाइडेन सहित पिछली सरकारों ने वॉशिंगटन की नाटो और यूक्रेन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। ट्रंप का रुख अब अनिश्चितता पैदा कर रहा है। यूरोपीय नेता जो पहले ही नाटो की आलोचनाओं और कीव को समर्थन देने में उसकी झिझक के बाद सतर्क थे, अब वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। ओवल ऑफिस घटना के बाद के परिणामों ने यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता पर चर्चा को तेज कर दिया है। यूरोपीय संघ लंबे समय से अमेरिकी सैन्य सहायता पर अपनी निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर बहस कर रहा है, लेकिन ट्रंप ज़ेलेंस्की विवाद ने इस बातचीत को और भी जरूरी बना दिया है। फ्रांस और जर्मनी ने यूरोपीय रक्षा रणनीति को और अधिक स्वायत्त बनाने की वकालत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जिन्होंने पहले नेटो को ब्रेन डेड कहा था, अब वह स्वतंत्र यूरोपीय सुरक्षा ढांचे की फिर से अपील कर रहे हैं। यूरोप की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यूरोपियन डिफेंस फंड और परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन को मजबूत किया जा रहा है। संयुक्त यूरोपीय सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने की पहल और रक्षा उत्पादों में बढ़ता हुआ निवेश तेज हो रहा है। ब्रेक्सिट के बावजूद यूनाइटेड किंगडम एक प्रमुख सुरक्षा शक्ति के रूप में पुनः उभरा है।
ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए एक संयुक्त सैन्य आश्वासन बल बनाने की प्रतिज्ञा की है, जो अमेरिकी अनिश्चितता के मुकाबले एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूरोपीय संघ के ढांचे के बाहर रक्षा समझौतों के माध्यम से बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के साथ और अधिक करीबी संबंध बना रहा है। यूक्रेन पर ट्रंप के अनिश्चित रुख ने यूएस यूक्रेन संबंधों को कमजोर किया है, लेकिन विडंबना ये है कि इसने इस मुद्दे पर यूरोपीय एकता को मजबूत किया है। यूरोपीय नेताओं को डर है कि विभाजित प्रतिक्रिया से रूस को बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए उन्होंने कीव का समर्थन करने के लिए अपने प्रयासों को दुगना कर दिया है। जर्मनी और पोलैंड ने सैन्य सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यूक्रेन को उन्नत हथियारों और रसद समर्थन की आपूर्ति की है। स्वीडन और फिनलैंड सहित स्कैंडिनेवियन देशों ने यूक्रेन के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया है, खासकर नेटो सदस्यता के बाद। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और युद्ध प्रयासों को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता पैकेज देने का वादा किया है। ये बढ़ती हुई यूरोपीय एकजुटता एक बदलाव को दर्शाती है, जहां प्रमुख यूरोपीय शक्तियां क्षेत्रीय सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी ले रही हैं, जिससे यूएस पर निर्भरता कम हो रही है। मॉस्को ने यूएस और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार का तेजी से फायदा उठाया है। ट्रंप ज़ेलेंस्की टकराव, जिसने वॉशिंगटन की हिचकिचाहट का संकेत दिया है, ने रूसी कथन को बल दिया है कि यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन कमजोर हो रहा है। रूस ने अपने हाइब्रिड युद्ध की रणनीति को तेज कर दिया है, जिसमें साइबर अटैक हमले और सूचना युद्ध अभियानों का समावेश है, ताकि नाटो और यूरोपीय संघ के भीतर विभाजन को गहरा किया जा सके। मॉस्को उन देशों के साथ करीबी संबंध बढ़ा रहा है जो यूक्रेन के लिए लंबी अवधि तक समर्थन पर संदेह करते हैं, जैसे हंगरी और सर्बिया। रूस की सैन्य रणनीति में बदलाव आया है, जिसमें पूर्वी यूक्रेन में एक नए सिरे से किए गए आक्रमण शामिल हैं, जो पश्चिमी देशों की संकल्प शक्ति की परीक्षा लेने के लिए किए गए हैं। यदि अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करने में संकोच जारी रखता है, तो रूस अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि नाटो की प्रतिक्रिया कमजोर और विभाजित होगी। ट्रंप ज़ेलेंस्की विवाद नाटो की अस्तित्व संबंधी चुनौतियों को उजागर करता है, जैसे बदलती अमेरिकी प्राथमिकताओं के बीच एकता बनाए रखना। यदि वॉशिंगटन यूरोपीय सुरक्षा में अपनी नेतृत्व भूमिका से पीछे हटता रहा, तो नाटो को पहचान संकट का सामना करना पड़ सकता है। फ्रांस और जर्मनी नाटो के भीतर एक स्वतंत्र यूरोपीय सुरक्षा स्तंभ की मांग कर रहे हैं, जो संभावित रूप से एक दो स्तरीय गठबंधन संरचना के लिए अग्रणी है। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र, विशेष रूप से पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स, नाटो के बाहर मजबूत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की तलाश कर रहे हैं, ये मानते हुए कि अमेरिका की प्रतिबद्धता कम भरोसेमंद हो सकती है। नाटो में तुर्की की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि अंकारा अपने पश्चिमी संबंधों को रूस और चीन के साथ बढ़ती करीबी के साथ संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। नाटो की एक निरोधक शक्ति के रूप में विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कैसे प्रभावी ढंग से अपने सदस्य देशों को अमेरिकी अनिश्चितता के बावजूद अपनी दीर्घकालिक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के बारे में आश्वस्त कर सकता है। जैसे जैसे यूरोप इस बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है, इसके नेताओं को एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा। ये पुनर्व्यवस्था यूरोप को अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी या पश्चिमी गठबंधन को कमजोर करेगी। ये इस पर निर्भर करेगा कि यूरोपीय देश इस संकट के क्षण में कैसे जवाब देते हैं। वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप के प्राथमिक सुरक्षा गारंटर के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका से धीरे धीरे दूरी बना रहा है। इस बदलाव ने यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा क्षमताओं और जियोपॉलिटिकल प्रभाव को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक स्ट्रेटेजिक साझेदारियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। इन उभरती साझेदारियों में भारत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। भारत और यूरोपीय संघ लोकतंत्र, मल्टीलैटरलिज्म और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
के समान मूल्यों को साझा करते हैं, जिससे उनका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और भी अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हमारा मानना है कि एक साझा गठबंधन में शामिल होने का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि यूरोपीय देश आगे आएं, जबकि अमेरिका विश्व के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करे जो अत्यधिक खतरे में हैं। वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका धीरे धीरे यूरोप के मुख्य सुरक्षा गारंटर के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका से दूर होता जा रहा है। इस परिवर्तन ने यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा क्षमताओं और जियोपॉलिटिकल प्रभाव को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक स्ट्रेटेजिक साझेदारियों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। इन उभरती साझेदारियों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर सामने आई है। भारत और यूरोपीय संघ लोकतंत्र, बहुपक्षवाद और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की प्रासंगिकता बढ़ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार प्रशासन के तहत अपनी वैश्विक सुरक्षा प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत दिया है, जबकि नाटो यूरोपीय सुरक्षा का मुख्य स्तंभ बना हुआ है। वॉशिंगटन का ध्यान धीरे धीरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के संदर्भ में। यूरोप की रक्षा के लिए संसाधनों के लिए बढ़ती अनिच्छा ने यूरोपियन यूनियन में एक दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। मैं सभी नाटो देशों से रक्षा व्यय को जीडीपी के 5% तक बढ़ाने के लिए भी कहने जा रहा हूं, जो कि कई साल पहले होना चाहिए था। यह केवल 2% था और मेरे आने तक अधिकांश राष्ट्रों ने भुगतान नहीं किया था। मैंने जोर दिया कि वह भुगतान करें और उन्होंने भुगतान किया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में उस समय अंतर का भुगतान कर रहा था और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अनुचित था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो की प्रासंगिकता पर बार बार सवाल उठाया है। बाइडेन प्रशासन ने नाटो के प्रति समर्थन की पुष्टि की, लेकिन एशिया प्रशांत सुरक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखा। ट्रंप अपने दूसरे राष्ट्रपति काल में वह इस स्ट्रेटेजिक अलगाव को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके जवाब में यूरोप अपनी रक्षा साझेदारियों में विविधता तलाश कर रहा है और भारत अपनी सैन्य क्षमताओं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और वैश्विक स्थिरता में साझा हितों के कारण एक स्वाभाविक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इसके बीच भारत और यूरोपीय संघ स्ट्रेटेजिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा और सैन्य सहयोग में वृद्धि हो रही है, क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने एक संरचित रक्षा साझेदारी की आवश्यकता को समझा है। इस संबंध को बढ़ावा देने वाले कई कारक हैं। सबसे बड़ा कारण कहा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन, जहां यूरोप में आर्थिक और स्ट्रेटेजिक हित बढ़ रहे हैं। यूरोपीय संघ के लिए भारत सहयोग का एक प्रमुख केंद्र बिंदु बन रहा है। यूरोपीय संघ ने 2021 में अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी शुरू की, जिसमें समुद्री सुरक्षा, नेवल इंटरऑपरेबिलिटी और नेविगेशन की स्वतंत्रता पर भारत के साथ गहरे सहयोग पर जोर दिया। भारत ने फ्रांस, जर्मनी और यूके के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए हैं, जो बढ़ते रक्षा सहयोग को प्रदर्शित करते हैं। हिंद महासागर सुरक्षा में यूरोपीय संघ की रुचि इस क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत की भूमिका के साथ मेल खाती है। इसके अलावा इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, जो 2022 में शुरू की गई थी, उसका उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में गहरे सहयोग को बढ़ावा देना है। यूरोपीय रक्षा उत्पादक, खासकर फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन, भारत की आत्मनिर्भर पहल के साथ मिलकर उन्नत रक्षा प्रणालियों को सह विकसित और सह उत्पादित करने में बढ़ती साझेदारी निभा रहे हैं। लड़ाकू जेट, पनडुब्बियों और मिसाइल डिफेंस प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन की चर्चा भी चल रही है। आतंकवाद और साइबर युद्ध के खतरे ने भारत और यूरोपीय संघ को खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के चलते इनको करीब ला दिया है। यूरोपोल और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने वैश्विक आतंकवाद नेटवर्क से निपटने के लिए अपने सहयोग को मजबूत किया है। ऑनलाइन कट्टरपंथ का मुकाबला करने और साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बन गया है। भारत और यूरोपीय संघ
नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साझा करते हैं। दोनों साझेदार संयुक्त राष्ट्र सुधारों का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से भारत के संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रयास को लेकर। वे G20, ब्रिक्स और इंडो पैसिफिक क्वाड प्लस डायलॉग्स में भी सहयोग करते हैं, जो वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर की नीतियों को आकार देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप के सुरक्षा संरक्षक के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका से पीछे हटने के साथ यूरोपीय संघ को नई स्ट्रेटेजिक साझेदारियां खोजने की आवश्यकता है। भारत अपनी बढ़ती रक्षा क्षमताओं और स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण के साथ यूरोप की बदलती सुरक्षा जरूरतों के लिए एक आदर्श साझेदार है। भारत यूरोपीय संघ रक्षा संबंध अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन उनके स्ट्रेटेजिक हितों का मिलान विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में उन्हें एक मल्टीपोलर विश्व में स्वाभाविक सहयोगी के रूप में स्थापित करता है। क्योंकि दोनों साझेदार वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका बढ़ता रक्षा और सुरक्षा सहयोग क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ हम अपनी अब अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने हाल ही में घटती लड़ाकू ताकत को लेकर गंभीर चिंता जताई है और परिचालन तत्परता बनाए रखने के लिए हर साल 30 से 40 नए विमानों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। यह बयान भारतीय वायुसेना के समक्ष मौजूद व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है, जिसमें स्क्वाड्रन संख्या में कमी, पुराने विमान और धीमी खरीद प्रक्रिया शामिल है। विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान से उभरते जियोपॉलिटिकल खतरों को देखते हुए इन चिंताओं का समाधान भारत की हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ाकू विमानों की ताकत को लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख की चिंताएं न केवल वैध है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। पुराने हो चुके विमानों के चरणबद्ध रूप से बाहर होने और नए विमानों के शामिल होने की गति धीमी रहने के कारण भारत को वायु क्षमताओं में पिछड़ने का जोखिम है। हालांकि स्वदेशी उत्पादन को तेजी से बढ़ाकर, विदेशी खरीद प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देकर, साझेदारियों को बढ़ावा देकर और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में निवेश करके भारत ये सुनिश्चित कर सकता है कि भारतीय वायुसेना एक मजबूत शक्ति बनी रहे, जो उभरते हुए खतरों का सामना करने में सक्षम हो। आने वाले वर्ष यही निर्धारित करने में निर्णायक होंगे कि क्या भारत अपने फाइटर जेट्स की कमी को पूरा कर सकता है और तेजी से अस्थिर होते जियोपॉलिटिकल माहौल में हवाई श्रेष्ठता बरकरार रख सकता है। भारतीय वायुसेना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ रही है, जो तेजी से अस्थिर होते जियोपॉलिटिकल माहौल में हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित करती है। हालांकि हाल के वर्षों में इसकी लड़ाकू शक्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि परिचालन आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। पुराने विमानों को तेजी से हटाया जा रहा है, जबकि नए विमानों को शामिल होने की रफ्तार काफी धीमी है। उधर चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरे के कारण भारत की वायु शक्ति के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक रणनीतिक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि भारतीय वायुसेना एक शक्तिशाली बल बनी रहे और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम हो। आदर्श रूप में भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान से होने वाले खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता है। हालांकि वर्तमान परिचालन क्षमता लगभग 31 से 32 स्क्वाड्रन्स तक सीमित हो गई है और इनकी संख्या और भी घटने की संभावना है, क्योंकि पुराने विमान बड़ी तीव्रता से सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। दशकों तक MiG-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ के रूप में सेवा करता रहा, लेकिन अब इनको पूरी तरह रिटायर कर दिया गया है। आने वाले वर्षों में कई जैगुआर, मिराज 2000, MiG-29 फाइटर भी हवाई सैन्य बेड़े की सेवा से हट जाएंगे। दुर्भाग्यवश इन विमानों को नए विमानों से बदलने की दर उनकी सेवा से बाहर होने की दर से कहीं अधिक धीमी है, जिससे
भारत की हवाई रक्षा क्षमताओं में एक खतरनाक अंतर उत्पन्न हो रहा है। यदि शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो ये कमी संभावित संघर्षों में इंडियन एयरफोर्स की हवाई श्रेष्ठता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमारी अगली खबर में हम भारत के एक प्रमुख रक्षा निर्माता द्वारा आर्टिलरी सिस्टम्स में आत्मनिर्भरता से जुड़े दावे का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। भारत में रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता का साहसिक दावा करते हुए भारत फोर्ज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी ने दक्षिण कोरिया से K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर के आयात के तर्क पर सवाल उठाए। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के प्रमुख का ये रुख भारतीय सेना की आर्टिलरी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निजी क्षेत्र में बढ़ते आत्मविश्वास को रेखांकित करता है तथा K9 वज्र जैसी विदेशी प्रणालियों की तुलना में स्वदेशी समाधानों की क्षमता पर प्रकाश भी डालता है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत का रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना स्वदेशी सैन्य निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति का कारण बना है। इस डोमेन में सबसे महत्वाकांक्षी दावे में से एक भारत फोर्ज से आया है, जो एक प्रमुख निजी रक्षा संगठन है जिसने ये दावा किया है कि वह भारतीय सेना की आर्टिलरी गन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जिससे दक्षिण कोरिया से K9 वज्र होइट्जर जैसी विदेशी अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बयान भारत की आर्टिलरी के आधुनिकीकरण, भारत फौज की क्षमताओं के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। और क्या इसका दावा ओवर पिचिंग या एक वास्तविक आकलन का मामला है? इसका मूल्यांकन करने के लिए हमें भारत की आर्टिलरी आवश्यकताओं, भारत फौज की क्षमताओं और भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में विदेशी खरीदारी की भूमिका का विश्लेषण करना होगा। भारत की आर्टिलरी का आधुनिकीकरण एक लंबी प्रक्रिया है, मुख्य रूप से स्वदेशी विकास में देरी और खरीद प्रक्रिया में अड़चनों के कारण। उन्नत आर्टिलरी की आवश्यकताएं भू राजनीतिक, पुराना आर्टिलरी बेड़ा, विविध आर्टिलरी आवश्यकताएं जैसे बिंदुओं पर आधारित है। भारत फोर्ज, जो कल्याणी ग्रुप का हिस्सा है, भारत की निजी रक्षा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जो एडवांस आर्टिलरी सिस्टम्स विकसित और आपूर्ति करता है। इसके कुछ प्रमुख योगदान में शामिल हैं स्वदेशी आर्टिलरी गन ATAG, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसको कल्याणी ग्रुप ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ मिलकर बनाया है। साथ ही ATAG 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की लंबी रेंज की दुनिया की सबसे उत्तम आर्टिलरी गन्स में शुमार है। और दूसरी गन है गरुड़ 105 और भारत 52। गरुड़ 105 माउंटेन वॉरफेयर के लिए लाइट हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम है और भारत 52 एक स्वदेशी रूप से विकसित 155 मिलीमीटर की होइट्जर है, जो विदेशी विकल्पों के बराबर है। भारत फौज ने अपनी स्वयं की माउंटेड गन सिस्टम विकसित की है, जो 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की होइट्जर है और इसे उच्च मोबिलिटी वाहन पर माउंट किया गया है। कंपनी का दावा है कि वह सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी उत्पादन कर सकती है, जो प्रदर्शन में K9 वज्र के बराबर या उससे बेहतर होगी। भारत फौज के आर्टिलरी सिस्टम ने आर्मीनिया और अन्य रक्षा बाजारों में निर्यात के साथ वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। कंपनी की सटीक इंजीनियरिंग विशेषता, लागत प्रभावशीलता और तेज उत्पादन क्षमता इसे भारत की आर्टिलरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। भारत फौज के दावे के बावजूद भारतीय सेना ने दक्षिण कोरिया की K9 वज्र T होइट्जर को चुना, जो भारत में L&T द्वारा हनवा डिफेंस के सहयोग से उत्पादित किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या अधिग्रहण आवश्यक था। तो ये ध्यान रहे कि K9 वज्र एक कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम है, जिसे दक्षिण कोरिया, तुर्की और एस्टोनिया द्वारा उपयोग किया जाता है। इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया गया है, जिसमें 2020 भारत चीन तनाव के दौरान लद्दाख में संचालन भी शामिल है। भारतीय सेना को शीघ्र ही एक सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्जर की आवश्यकता थी और भारत फौज के विकल्प उस समय विकास और परीक्षण के चरण में थे।
L&T ने तय समय से पहले 100 K9 वज्र यूनिट की सफलतापूर्वक डिलीवरी की, जिससे साझेदारी की विश्वसनीयता साबित हुई। K9 वज्र को रेगिस्तानी युद्ध के लिए अनुकूलित किया गया है, जिससे यह पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के लिए आदर्श है। भारत फोर्ज की माउंटेड गन सिस्टम, जो कि आशाजनक थी, K9 वज्र सौदे के अंतिम रूप दिए जाने तक पूरी तरह से तैनाती के लिए तैयार नहीं था। हालांकि भारत फोर्ज ने आर्टिलरी के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी विदेशी आर्टिलरी आयात को पूरी तरह रिप्लेस करने में सक्षम होने के इसके दावे का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। भारत फोर्ज के दावे के समर्थन में अगर तर्क दिया जाए तो भारत फोर्ज ने उन्नत स्वदेशी आर्टिलरी का विकास किया है, जो वैश्विक मानकों को पूरा करती है और उनसे बेहतर भी है। सफल निर्यात इंडियन मेड आर्टिलरी की गुणवत्ता में विश्वास को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता की पहल की बात हो तो भारत को आयात और निर्यात कम करने और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा परियोजनाओं में नौकरशाही की देरी की तुलना में भारत फोर्ज और इसी तरह की कंपनियां तेज, लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती हैं। लेकिन इसी के साथ भारत फोर्ज के दावे के खिलाफ जाने वाले तर्क भी हैं। ऑपरेशनल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो K9 वज्र के विपरीत भारत फोर्ज के सेल्फ प्रोपेल्ड सॉल्यूशन में व्यापक युद्ध परीक्षण का अभाव है। K9 वज्र की खरीद के समय भारत फोर्ज के सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं थे और तत्काल समावेशन के लिए तैयार नहीं थे। स्वदेशी प्रगति के बावजूद महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल, एडवांस टारगेटिंग और बैटलफील्ड इंटीग्रेशन अभी भी विकास प्रक्रिया में है। सेना की विविध आवश्यकताएं को देखते हुए भारत को विभिन्न भूभागों के लिए भिन्न प्रकार की आर्टिलरी गन सिस्टम्स की आवश्यकता है तथा विदेशी खरीद से घरेलू उत्पादन को पूरा किया जा सकता है। आगे का रास्ता स्वदेशी और विदेशी सिस्टम्स का संतुलन ही है। अपनी आर्टिलरी सिस्टम को अधिकतम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए भारत को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। इस एपिसोड में कवर की गई सभी स्टोरीज, चाहे वो यूक्रेन और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण रिश्ते की हो, यूरोप में संभावित जियोपॉलिटिकल बदलाव की हो या भारतीय वायुसेना में घटते फाइटर स्ट्रेंथ की हो, और साथ ही चाहे वो भारत के प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स का आत्मविश्वास हो, सबसे जो चीज़ उभर कर आती है वो ये है कि किसी भी देश की सुरक्षा का बेस्ट गारंटर आत्मनिर्भरता है, खास तौर से भारत जैसे देश के लिए जिसकी नीति स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी की है। इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में पहुंच गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह रक्षा से जुड़ी नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियां #DD with दानवीर के साथ साझा जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।